हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपने घर में ठंड का मज़ा भी ले रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ में, वो है फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये लास्ट टॉपिक है डायरेक्टिंग का। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हमने पिछले कुछ वीडियोस में कम्युनिकेशन की बात करी थी। हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हेन वी वांट टू इंटरैक्ट विद पीपल, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई आइडिया किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एंड जब फीडबैक रिसीव होता है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। आपने ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग, वहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी फॉर्मल इनफॉर्मल है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके चैनल्स यूज़ करे जाते हैं। एंड ये ऑफिशियल चैनल यूज़ करके साथ ही साथ ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड होता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, दैट इज़ ड्यू टू ह्यूमन इंटरेक्शन। अब डिटेल में इसको जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है, एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ लिखा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू द ऑफिशियल चैनल डिज़ाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जो भी पैटर्न बनाया गया है, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो होती है, वो डिसाइड करती है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होगा। दिस कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, अ सबऑर्डिनेट इन सुपीरियर, और अमंग सेम कैडर एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स। तो यहाँ पे सेम कैडर के जो लोग हैं उनके बीच में भी हो सकता है, साथ ही साथ सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच में भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लोइंग दोनों हो सकती है इस केस में। द कम्युनिकेशन में बी ओरल और रिटर्न, बट जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड इन द ऑफिस। तो यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी होता है, बट जनरली रिकॉर्डेड होता है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो रिटर्न फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि उनको फाइल किया जाता है ऑफिस में, एक फाइल में लगाया जाता है। देन फॉर्मल कम्युनिकेशन में बी फर्दर क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी क्लासीफाई किया जा सकता है एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है, इट फ्लोज वर्टिकली, दैट इज़ अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रू फॉर्मल चैनल्स। तो यहाँ पे जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, वो वर्टिकली फ्लो करता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, और ये होता है थ्रू फॉर्मल चैनल्स। फॉर्मल चैनल्स का मतलब अगेन वही जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने सेट करे हुए हैं उसके थ्रू। अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट to superior, whereas downward communication indicates communication from superior to subordinate. तो again the thing is that कि भाई यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दोनों हो सकता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन तब होगा जब कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट की तरफ से सुपीरियर को होगा। यानी मान लेते हैं ए सुपीरियर है, बी सबऑर्डिनेट है, तो अगर बी इसको कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये अपवर्ड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। सिमिलरली अगर ए कोई इंस्ट्रक्शन बी को दे रहा है तो ये डाउनवर्ड फ्लो है। एंड आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब इन दोनों केसेस में ये दोनों के दोनों वर्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट है। द एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन आर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, सबमिशन प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट्स एट्सेट्रा। तो ये अपवर्ड फ्लो का एग्जाम्पल है। सिमिलरली डाउनवर्ड जो है कम्युनिकेशन, उसके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉयज़ टू अटेन अ मीटिंग, ordering subordinates to complete an assigned work, passing on guidelines framed by top management to the subordinates. So ये आपके एग्जाम्पल्स हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन के। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन जिसको बोला जाता है। तो ये होता है बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर डिवीजन, यानी जब एक डिवीजन और दूसरी डिवीजन कम्युनिकेट करती है, सेम लेवल के लोग बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आप प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्वालिटी एट्सेट्रा। तो ये सेम लेवल पे, जैसे कि आपने चेन ऑफ कमांड पढ़ी थी, ए है यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे मान लेते हैं डी है, यहाँ पे ई है। तो अगर ये सब सेम लेवल पे, तो अगर ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। The pattern through which communication flows within the organization is generally indicated through communication network. तो यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो है शो होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क में ऑपरेट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हैं वो ऑपरेट हो सकते हैं। कुछ जो पॉपुलर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपका एक चेन फॉर्म है। चेन फॉर्म में क्या होता है कि टॉप में जो भी है, सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए है,
ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो टॉप से बॉटम में हो, बॉटम से टॉप में हो, अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे अगेन फ्लैक्सिबिलिटी कम होती है, फ्रीडम कम होती है, बिकॉज ए को अगर ई से कम्युनिकेट करना है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ेगी सब लेवल्स के थ्रू, यानी ए बी को बोलेगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को। सिमिलरली अगर ई को ए को कांटेक्ट करना है तो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको भी ये पूरा एक चेन ऑफ कमांड जो है यूज़ करनी पड़ेगी, या चेन यूज़ करनी पड़ेगी, और तब जाके वो कम्युनिकेट कर पाएगा। सिमिलरली इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, इसको व्हील पैटर्न बोलते हैं। तो ए बी सी डी, यहाँ पे भी जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो ए और सी के पास है, एंड बी एंड डी के पास है। तो ये कुछ टाइप के एग्जाम्पल हैं। ऐसी सर्कुलर है तो सर्कुलर में भी आप समझ सकते हैं, अगर आप इनको नेम कर दें ए बी सी डी एंड ई, तो अगेन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो इसी टाइप से होगा। सो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट कोई भी नहीं कर सकता। फ्री फ्लो जो है इसको ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ए है और मान लेते हैं ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो भाई ई डी से भी कनेक्टेड है, ई बी से भी कनेक्टेड है, ई सी से भी कनेक्टेड है, और ई ए से भी कनेक्टेड है। इसको ज़्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर अगेन जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो ईजिली हो जाएगा, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ईजिली हो जाएगा, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। एंड ऐसे ही इन्वर्टेड बी वाला ऑप्शन भी है आपके पास अवेलेबल यहाँ पे, जिसका यूज़ किया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि सिंगल चेन नेटवर्क जो होता है एग्जिस्ट करता है बिटवीन अ सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट। सिंस मैनी लेवल एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू सिंगल चेन। तो भाई सिंगल चेन में हमने ऑलरेडी देखा कि हर एक लेवल पे जो है कम्युनिकेशन फ्लो करता है, और अगर लेकिन कांटेक्ट करना है लास्ट वाले बंदे से तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सबको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। सिमिलरली व्हील पैटर्न की अगर बात करी जाए तो व्हील नेटवर्क में क्या था कि ऑल सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली एज ही एक्ट एज अ हब ऑफ द व्हील। द सबऑर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्फ। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज भी था कि यहाँ पे क्या है कि इस सेंटर में एक पर्सन है जो कि इनका सुपीरियर होगा, और ये सारे के सारे लोग उससे कांटेक्ट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ई है, ठीक है, सो इस पॉइंट पे ई है, ये ई इनका सुपीरियर है, तो सारे के सारे लोग इसी से कांटेक्ट करेंगे, कोई डायरेक्टली कांटेक्ट एक दूसरे से नहीं कर सकता। देन सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर नेटवर्क में कम्युनिकेशन जो होता है सर्कल में मूव करता है। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग टू पर्सन इन दिस नेटवर्क, कम्युनिकेशन फ्लो इज स्लो। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर में दो लोगों से बात कर सकता है, ई ए से भी और डी से, सिमिलरली सी डी से और बी से, एंड ए ई और बी से। तो स्लो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। फ्री फ्लो नेटवर्क की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से बात कर सकता है, जैसा कि हमने देखा था ऊपर अभी। एंड इन्वर्टेड बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि इन्वर्टेड बी के केस में क्या होता है, इन दिस नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सबऑर्डिनेट सुपीरियर। हाउएवर इन लेटर केस ओनली प्रिस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन ही जो है वो हो सकता है। वैसे अगर हम इसको यहाँ पे रेट कर दें, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहाँ पे अगेन सी बी डी से कांटेक्ट कर सकता है, ए से भी कर सकता है, ए भी डी से कर सकता है, बी से भी कर सकता है। बट यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कम्युनिकेट करेगा विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट सुपीरियर जो भी उनसे, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन ही यहाँ पे होगा। देन बात कर लेते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फ्लो फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जनरली ऐसा कम्युनिकेशन जो कि फॉर्मल लाइंस को यूज़ नहीं करता उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज ग्रेप वाइन। इसको जनरली ग्रेप वाइन बोला जाता है। ग्रेप वाइन का मतलब जो अंगूर होता है उसकी, अगर उसका प्लांट आपने देखा, उसकी बेल आपने देखी है, तो आपने देखा होगा कि वो क्या करती है, स्प्रेड होती जाती है, फैलती जाती है, और उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है ना वो नहीं मिल सकता आपको, ना स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आप ये समझ लीजिए कि उसकी जो रूट होती है, रूट से आपको ऊपर दिखेगा वो पेड़, और उसके बाद इतनी सारी ब्रांचेस उसकी होंगी, वो फैल जाती है, तो उसका एंड पॉइंट भी आपको कहीं नहीं मिलता। बिकॉज इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ब्रांचेस गोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शन इन utter disregard to levels of authority। तो यहाँ पे लेवल ऑफ अथॉरिटी का कोई भी लेना देना नहीं होता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। वो जो कम्युनिकेशन होता है वो ग्रेप वाइन की तरफ फैलता है। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइजेज आउट ऑफ नीड ऑफ एम्प्लॉय टू एक्सचेंज देयर व्यूज़ विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल्स। तो भाई ऑब्वियसली हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में पढ़ा था कि जो ह्यूमंस हैं वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम कहीं पे भी काम करेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली विल बी शेयरिंग आवर फीलिंग्स, विल बी शेयरिंग आवर व्यूज़, विल बी हैविंग इनफॉर्मल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप होगी हमारी वहाँ लोगों के साथ। जैसे क्लासरूम में हम बैठे होते हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया था इस चीज़ का
कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा पढ़ाई ही करते हैं। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप होती है। अब क्लास में उनके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ वो अपनी बहुत सारी व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, अपनी बातें करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करते हैं, अपना कोई जॉय है, कोई हैप्पी मूवमेंट है तो वो भी वो शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके केस में भी सेम चीज़ होती है कि वहाँ पर भी क्या होता है, अपने व्यूज़ एक्सचेंज करना, अपनी बातें जो हैं वो शेयर करना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि फॉर्मल चैनल्स के थ्रू नहीं हो सकती। वर्कर्स चिट चैटिंग इन कैंटीन about the behavior of superior, discussing about rumors that some employees are likely to be transferred are some example of informal communication। तो जब वर्कर्स बैठे होते हैं कैंटीन के अंदर, वहाँ पे वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, चाहे वो इवन अपने सुपीरियर की बुराइयाँ क्यों ना हो, या फिर अगर किसी एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र की बात चल रही है, तो वो सारी चीज़ें, ये सब एग्जाम्पल हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। द ग्रेप फाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स, अब क्योंकि ग्रेप फाइन भी बोलते हैं ऐसा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, स्प्रेड्स रैपिडली एंड समटाइम्स गेट डिस्टॉर्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन होता है ना, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अब इसके तेज़ी से फैलने की वजह से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉर्ट भी हो जाती है। यानी कि आप सिंपल सा एक एग्जांपल समझ सकते हैं, अगर आपने अपने फ्रेंड को कोई चीज़ बोली कि ऐसा है, तो हो सकता है कि वही चीज़ जब आप कुछ दिनों बाद सुनेंगे किसी और फ्रेंड के थ्रू, तो हो सकता है कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, उसमें र्यूमर्स भी बहुत होते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन, इट ऑल्सो लीड्स टू जनरेट र्यूमर्स विच आर नॉट ऑथेंटिक। तो इसमें होता क्या है जनरली कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इनको डिटेक्ट करना, इनके सोर्स को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, र्यूमर्स जनरेट होती हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होती। People's behavior is affected by rumors and informal discussions and sometimes may hamper work environment। तो कई बार क्या होता है, ये जो rumors होते हैं, informal discussions होते हैं, इनसे कई बार क्या होता है, जो work होता है उस पर effect पड़ता है। Sometimes grapevine channel may be helpful as they carry information rapidly and therefore may be useful to the managers at times। तो कई बार क्या होता है, वैसे तो ग्रेफाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे र्यूमर्स भी हो जाती हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है, लेकिन कई बार वो बहुत हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि वो उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत रैपिडली फैलती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में, कि अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हो और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप वहाँ पे इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू किसी को बता दो। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन फटाफट फैल जाती है और आपके पास फीडबैक आना पहले ही शुरू हो जाते हैं कि क्या हो सकता है। Informal channels are used by the manager to transmit information so as to know the reaction of his or her subordinates। तो कई बार यहाँ पे इनफॉर्मल चैनल्स को यूज़ करते हैं मैनेजर, ताकि उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका रिएक्शन उन्हें पता चल जाए। An intelligent manager should make use of positive aspect of informal channels and minimize negative aspect of this channel of communication। तो एक अच्छा इंटेलिजेंट मैनेजर वही है जो कि इस चैनल के पॉजिटिव एस्पेक्ट को यूज़ करे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर ले। ग्रेपवाइन नेटवर्क की अगर बात करी जाए, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे कोई पैटर्न जो होता है वो डिज़ाइन नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क दिया हुआ है, तो भाई आपस में कोई किसी से भी बात कर सकता है, ए बी सी डी जो भी हैं ये आपस में बात कर सकते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ऐसे गॉसिप नेटवर्क है, तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट हो गया गॉसिप वाला, जो कि क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर रहा है सबको, एंड वो लोग जो इससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आगे पास ऑन कर दे रहे हैं। तो ये एक सेंटर ऑफ गॉसिप है जहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क भी सेम ऐसे ही है, एंड क्लस्टर नेटवर्क भी है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है कि सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में क्या होता है, ईच पर्सन कम्युनिकेट्स टू द अदर इन सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस में लोग बात करते हैं स्ट्रैंड में। इन गॉसिप नेटवर्क ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस। इसमें सारे एक दूसरे से बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे, क्योंकि कोई किसी को सेलेक्ट करके नहीं कर रहा होता है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल। इसमें रैंडमली अलग किसी से भी कोई भी बात कर सकता है, ठीक है, ऐसा स्पेसिफिकली कोई भी डिसाइडेड नहीं होता, प्री डिसाइडेड। इन क्लस्टर द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल होम ही ट्रस्ट। तो क्लस्टर में क्या होता है कि लोग उसी से बात कर रहे होते हैं जिससे वो ट्रस्ट करते हैं। ऐसे क्लासरूम में भी होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो मान लेते हैं अगर ये आप हैं और आप क्या नाम है, आप यहाँ पर हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, कोई बात बतानी है किसी को, अपने फ्रेंड को कोई इंपॉर्टेंट बात है लेकिन सीक्रेट है, आप नहीं चाहते कि औरों तक वो पहुँचे, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे जो लोग क्या हैं, जो आपके ट्रस्ट, जिन पे आपको ट्रस्ट है। तो जो ट्रस्ट वर्दी पीपल हैं उनके साथ आप शेयर कर रहे हैं। मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड है राहुल, ठीक है, तो इस राहुल को आप बता रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका एक फ्रेंड है, इसका नाम है केविन, तो आप केविन को बता रहे हैं।
सिमिलरली XYZ जो भी हैं ये, अब ये दो लोग हैं जिनको आप नहीं बताना चाहते हो, दो दे आर योर फ्रेंड्स, बट आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है तो आपने इनको नहीं बताया। तो ये क्लस्टर नेटवर्क जो है इस टाइप का होता है, जहाँ पे जिन पे ट्रस्ट है उन्हीं को आप बताते हैं। ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, क्लस्टर इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और क्लस्टर ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप अपनी क्लासरूम को भी देखें तो वहाँ पर भी यही नेटवर्क अप्लाई होता है, बिकॉज आप अपने जिनको आप बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं आप उनके साथ ही ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, उनको आप सारे सीक्रेट्स बता रहे होते हैं। और कुछ फ्रेंड्स होते हैं आपके जो फ्रेंड्स होते हैं बट आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो। तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी सेम चीज़ होती है, ये है आपका क्लस्टर कम्युनिकेशन। अब बात आ जाती है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की। सो अगेन जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है वो वही सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को रोकती हैं, यानी कि जिसके बेसिस पे कम्युनिकेशन की प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर अगेन बात आ जाती है टाइप्स की। ये बैरियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अभी भी हैं, प्लस आगे फ्यूचर में भी आप चाहे BBA करें, BCom करें, MBA करें, कुछ भी करें, ये वहाँ पर आएगा। सबसे पहले आता है आपका सिमेंटिक बैरियर्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। एक ब्रांच है लैंग्वेज की जो डील करती है मीनिंग ऑफ वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस के साथ। ये जो बैरियर होता है इट इज़ कंसर्न विद प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रैक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। भाई आपने एनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ा था मैसेज को। यहाँ पर जब एनकोडिंग डिकोडिंग होती है मैसेज की, तो उस समय अगर किसी की लैंग्वेज वाली कोई प्रॉब्लम है या आपने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन करा, लिखा या ट्रांसमिट किया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है कि सामने वाला उसको कुछ और समझ ले। नॉर्मली सच बैरियर्स रिजल्ट ऑन अकाउंट ऑफ यूज़ ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा। दीज आर डिस्कस्ड बिलो। तो अब ये सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। तो कई बार क्या होता है कि जो इंटेंडेड मीनिंग होता है आपके मैसेज का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जब मैसेज को भेजते हैं तो या तो आपने उसमें इनएडिक्वेट वोकेबलरी यूज़ करी होती है, या गलत वर्ड यूज़ कर लिए होते हैं, या कहीं पे ओमिशन होता है जैसे कि कॉमा होना चाहिए, सारी चीज़ें, तो आप उनको ओमिट कर देते हैं। ऐसी बेसिस पे भी क्या होता है आपकी जो मैसेज होता है वो चेंज हो जाता है। देन उसके बाद सेकेंड आपका आता है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। तो कई बार क्या होता है कि सिंबल्स जो होते हैं उनके कई सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं, एंड जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, वो परसीव कर लेता है उसको दूसरा मीनिंग जो कि नहीं होना चाहिए, यानी जो आपने नहीं भेजा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दीज 3 सेंटेंसेज वेयर द वर्क वैल्यू, अब यहाँ वर्क लिखा है लेकिन एक्चुअली वर्ड है, वर्ड वैल्यू इज़ यूज्ड। तो ध्यान रहे कि ये वर्क नहीं है बल्कि ये वर्ड है, यहाँ पे वर्ड की बात हो रही है कि जो वर्ड है वैल्यू उसके लिए लिखा गया। तो वहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, सेकंड में लिखा है आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप, एंड तीसरे में लिखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल। तो तीनों केसेस में यहाँ पे जो वर्ड वैल्यू है इनका मीनिंग अलग अलग है। पहले में जब वो ये पूछ रहा है तो भाई वो कह रहा है कि रिंग की वैल्यू क्या है, यानी कि इसका प्राइस क्या है। दूसरे में जब वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं आपकी फ्रेंडशिप को इंपॉर्टेंस देता हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरे में जब वो बोल रहा है तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स, यानी कंप्यूटर को सीखने से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ तीनों केसेस में वैल्यू का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। अब जब आपने मैसेज को एनकोड किया, फाइनली डिकोड करने वाला अगर कोई और परसेप्शन लेके चल रहा है तो क्या करेगा, उसका मैसेज कुछ और समझ लेगा। कई बार होता है आप कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझता है, तो दैट इज़ ड्यू टू दिस थिंग ओनली। देन आती है बात फॉल्टी ट्रांसलेशन की। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब अगेन वही है कि कम्युनिकेशन ओरिजिनली जब आपने ड्राफ्ट किया एक लैंग्वेज में और उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया किसी और लैंग्वेज में, तो वहाँ पर क्या होता है उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अगेन जो ट्रांसलेटर होता है अगर वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है बोथ लैंग्वेजेस में तो मिस्टेक होंगी। और कई बार क्या होता है जो कम्युनिकेशन होता है, मीनिंग होता है, वो टोटली चेंज हो जाता है। जैसे आप कई बार साउथ की मूवीज़ देखते होंगे जो हिंदी में डब करी जाती हैं, या फिर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं हॉलीवुड की जो कि यहाँ पे डब करी जाती हैं, तो उसमें क्या होता है टोटली मीनिंग चेंज कर देते हैं। कई बार उसमें बहुत ही फ़नी से सेंटेंसेस डाल देते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता और वो वहाँ पे मैच भी नहीं करते। तो दैट इज़ ड्यू टू दिस थिंग ओनली। अब खैर वो एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए करते हैं ऐसा, बट अगेन मैसेजेस के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई अच्छा ट्रांसलेटर नहीं है, उसे दोनों लैंग्वेजेस नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गड़बड़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है फोर्थ पॉइंट वो है अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। कई बार क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन वो एजम्पशंस क्या होते हैं, क्लैरिफाई नहीं करे जाते हैं। तो जब अनक्लैरिफाइड होते हैं तो अगेन प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉस में इंस्ट्रक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, यानी कि बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि भाई गेस्ट का ध्यान रखना है। बॉस में मीन दैट सबऑर्डिनेट शुड टेक केयर ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन ऑफ द गेस्ट
until he leaves the place। तो यहाँ पे बॉस का मतलब ये हो सकता है कि भाई जो बंदा आ रहा है, जिसकी केयर की बात हो रही है, उसके रहने खाने घूमने फिरने से लेकर सब कुछ का ध्यान रखना है जब तक कि वो उस प्लेस पे है। यानी कि मान लेते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है और दिल्ली कोई विज़िट करने आ रहा है फ्रॉम अमेरिका, तो सबऑर्डिनेट को बॉस ने बोल दिया कि भाई इस बंदे का ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब कि जब तक वो इंडिया में है, दिल्ली में है, तब तक उसका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है, हो सकता है कि उसको ऐसा लगे कि गेस्ट को होटल तक लेके जाना है विद केयर, एंड उसके बाद जो गेस्ट है सफ़र्स ड्यू टू दीज अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। हो सकता है कि भाई गेस्ट को उसने वहाँ पे होटल तक छोड़ दिया, उस होटल में छोड़ने के बाद बाकी कोई उसकी सुध लेने वाला ही नहीं है, यानी उससे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, पूछ ही नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, काइंड ऑफ थिंग। तो ये अनक्लैरिफाइड एजम्पशन की वजह से है, यानी कि एजम्पशन क्लैरिफाइड नहीं है और जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो कुछ और सोच रहा है, तो अगेन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। देन बात आती है टेक्निकल जार्गन्स की। टेक्निकल जार्गन्स का मतलब होता है, कई बार क्या होता है जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं किसी एक नॉर्मल पर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को। सो ऐसे में क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि उस नॉर्मल इंसान को तो नहीं आती वो चीज़, नहीं पता है। तो बेटर ये होगा कि एक कॉमन वर्ड यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाते हो, कई बार वहाँ ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है, या मान लेते हैं आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और वहाँ पर वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करती, तो आप कॉमनली क्या वर्ड है जानते हो, आप क्या देते हो, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर फेल हो गया। या फिर मान लो व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेजेस कर रहे हो, नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हो, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया। सो ये एक कॉमन वर्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सर्वर ही डाउन हुआ हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, बट कॉमनली वो लोग क्या बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, जो लोगों को क्लियर हो चुका, अब तक पता चल चुका है कि हाँ ये है। और अगर वहाँ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने लगेंगे तो अगेन इट में क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो टेक्निकल जार्गन का मतलब ये है कि जब आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हो और फिर मैसेज का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, या फिर मैसेज सामने वाला समझ नहीं पाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। तो अब होता क्या है कि बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और आपके एक्सप्रेशंस कुछ और चल रहे हैं, मतलब दो इट इज़ नॉट इंटेंशनली, बट आप किसी को कोई चीज़ बोल रहे हो और आपके इंटेंशन मतलब आपके जो जेस्चर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाला बोलता है कि नहीं तुम ऐसा बोल रहे हो, बल्कि आपका मीनिंग वैसा नहीं होता, आप वो बोल भी नहीं रहे होते हो जो वो समझ रहा होता है। बट द थिंग इज़ दैट कि जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वो भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं। सो एवरी मूवमेंट ऑफ body communicates some meaning. The body movement and gestures of communicator matters so much in conveying the message. If there is no match between what is said and what is expressed in the body movements, communication may be wrongly perceived. So again, अगर आप किसी को किसी चीज़ की परमिशन दे रहे हो एंड यू आर नॉट हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस, तो हो सकता है सामने वाला सोचे कि ये मुझे परमिशन नहीं दे रहा, बल्कि खाली एवं ही टाल रहा है या बोल रहा है, या आउट ऑफ आप कह सकते हैं एंगर ही ऐसा बोल रहा है। तो हमेशा जेस्चर्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपके जो कम्युनिकेशन है वो जेस्चर्स के साथ भी मैच करे। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ये इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन जो है या टू द कम्युनिकेटर ये एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वरीड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड एन एंग्री रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ मैसेज। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भाई अगर एक टेंशन में बंदा है तो वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। साथ ही साथ अगर कोई गुस्से में है रिसीवर, तो वो मीनिंग जो रियल मीनिंग है मैसेज का वो समझ ही नहीं पाएगा। तो दोनों ही तरीके से द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट भी करती है। और अगर नहीं है तो उस केस में इट विल बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे प्री मैच्योर इवोल्यूशन। तो प्री मैच्योर इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कई बार जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को समझने से पहले ही, कंप्लीट होने से पहले ही इवेल्युएट कर लेते हैं। जैसे आप किसी को कोई चीज़ बोल रहे हैं और वो पहले ही वहाँ पे गेस मानने लग जाता है, अच्छा ऐसा, जबकि वैसा कुछ था ही नहीं। तो मैसेज जब तक कंप्लीट नहीं होता उससे पहले अगर कोई इवेल्युएट कर ले रहा है मैसेज को, अपना परसेप्शन लेके चल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर इवेल्यूएशन। तो अगेन इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है, क्योंकि सामने वाला आपकी बात को फिर नहीं सुनेगा और वो अपने ही एजम्पशन लेके चलने लगेगा। देन सेकंड पॉइंट है आपका लैक ऑफ अटेंशन। कई बार ऐसा भी होता है कि जो माइंड होता है रिसीवर का प्री ऑक्यूपाइड होता है। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो ऐसे में भी अगेन द थिंग इज़ दैट कि वो जो बातें होंगी, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको नहीं सुनेगा, समझेगा, या इवन कई बार रिटन कम्युनिकेशंस के साथ भी ऐसा होता है कि सामने वाला उनको कुछ और पढ़ लेता है और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि अच्छा मैंने पढ़ा गलत था, ये होना एक्चुअली ये चाहिए था। सो वो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से है। ऐसे ही एक नेक्स्ट जो बैरियर है वो है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन में होता है कई बार जब आप मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे होते हो थ्रू डिफरेंट लेवल,
तो उस समय भी जो मैसेज होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉट हो जाता है, या फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है। दिस इज़ मोर सो इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो जनरली ये जो ट्रांसमिशन होता है और लॉस होता है ट्रांसमिशन में, ओरल कम्युनिकेशन में होता है। रिटर्न में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिटर्न तो आपने लिख के भेजा है वो जाएगा। बट ओरल कम्युनिकेशन का ऐसा होता है कि अगर आप क्लासरूम के एक एंड से किसी बच्चे को बोलेंगे कि ये दूसरे एंड तक इन्फॉर्मेशन देनी है और सबको एक दूसरे के कानों में बोलना है इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेन करना है, लेकिन लाउडली नहीं करना है, तो ऑब्वियसली एक से दूसरे को पास होगी, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, एंड सो ऑन। तो जब लास्ट में इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी। साथ ही साथ रिटेंशन, जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको अगर आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं तो वो पर्सन रिटेन भी नहीं कर पाएगा चीज़ें, यानी उसके माइंड में उतनी सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो पुअर रिटेंशन भी अगेन इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर बात आती है डिस्ट्रस्ट की। डिस्ट्रस्ट भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है कि जो पार्टीज़ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो एक दूसरे पे बिलीव नहीं करती। जैसे कि मान लेते हैं जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर के पास कोई कंप्लेन लेके जाता है, कोई प्रॉब्लम है वो लेके जाता है, लेकिन जो सुपीरियर है उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमेशा ही प्रॉब्लम लेके आता है, तो वो क्या करेगा, उसकी बातों को सुनेगा ही नहीं, कंसिडर नहीं करेगा। सो अगेन ये डिस्ट्रस्ट का एग्जांपल है, ये भी एक टाइप का बैरियर है। फिर बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं कि वो फैक्टर्स होते हैं जो कि अथॉरिटी रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के थ्रू आ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो और कई बार क्या होता है कि यही चीज़ें जो होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ बैरियर। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इसका एग्जाम्पल है। कई बार ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट यहाँ पे लिखा हुआ है, इज़ नॉट सपोर्टिव और सपोर्टिव टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि नहीं आप इस टाइप से कम्युनिकेट करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इसी समय करेंगे। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो उनकी पॉलिसी होती है उसकी वजह से भी जो फ्री फ्लो होता है कम्युनिकेशन का वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। इट मे हैम्पर इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। For example, in an organization with highly centralized pattern, people may not be encouraged to have free communication. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पैटर्न है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर भी एक ही बंदे के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ऐसे में अगेन फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। देन बात कर लेते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की। तो ये भी एक टाइप का बैरियर है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जिसकी बेसिस पे लोग जो होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कुछ प्रिस्क्राइब्ड चैनल ही यूज़ करने होता है, जिससे कि वहाँ पे डिले होता है इन्फॉर्मेशन में। देन बात आती है स्टेटस की। स्टेटस का मतलब यहाँ पे व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है, बल्कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट की जो पोजीशन होती है उसके बेसिस पे जो पावर उनके पास होती है वो क्रिएट करती है। तो सुपीरियर का जो स्टेटस होता है वो भी कई बार साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है बिटवीन सबऑर्डिनेट्स। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आपके टीचर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, टीचर से आप बहुत सारी चीज़ें हो सकता है नहीं कम्युनिकेट कर पाते हो, आप टीचर्स को नहीं बता पाते हो ड्यू टू देयर स्टेटस। तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है कि अगर हम इस टीचर को ये चीज़ बताएंगे, बोलेंगे, तो व्हाट दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट अस। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में भी होती है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स जो हैं फ्रीली नहीं एक्सप्रेस कर पाते, और वो भी कहीं ना कहीं एक टाइप का बैरियर बन जाता है। देन बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि देयर आर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स, तो कम्युनिकेशन डिले होगा, डिस्ट्रॉट होगा, डिफरेंट फिल्टरिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस बेसिस पे भी क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है वो रुक जाता है या डिले हो जाता है। तो अगेन इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। देन ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। इफ़ फैसिलिटी फॉर स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड, कम्युनिकेशन में भी हैम्पर्ड। तो भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है स्मूथ एंड क्लियर कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डिले भी होगा और हैम्पर भी होगा, यानी कि रुकेगा। देन फैसिलिटीज़ लाइक फ्रिक्वेंट मीटिंग, सजेशंस, बॉक्स कंप्लेन जो होता है आपका, सजेशन बॉक्स लगा देते हैं, कंप्लेन बॉक्स रखते हैं, सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है ऑपरेशन में। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अगेन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। देन बात आती है पर्सनल बैरियर्स की। पर्सनल जो बैरियर्स होते हैं उनमें क्या होता है, पर्सनल फैक्टर जैसे सेंडर या रिसीवर, उनके बेसिस पे भी ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो रुकता है, तो विच क्रिएट्स अ काइंड ऑफ बैरियर। जैसे क्या लिखा है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। इफ़ अ सुपीरियर परसीव्स दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मे एडवर्सली अफेक्ट हिज अथॉरिटी, ही और शी मे विदहोल्ड द और सरपासेस सच कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी का मतलब है कि जिस पोजीशन पे आप होते हैं उस पोजीशन को बचाने के लिए भी ऐसा होता है। सुपीरियर को कई बार अगर ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन है जिससे कि उसकी अथॉरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या करता है, ऐसे कम्युनिकेशन को रोक लेता है, नहीं बताता है। ठीक है। देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट।
तो अगर कॉन्फिडेंस जो है सुपीरियर का ऑन सबॉर्डिनेट कम है तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. इफ़ सुपीरियर्स डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन द कम्पिटेंसी ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स, तो अगेन यहाँ पे वो एडवाइस या ओपिनियंस नहीं मांगेंगे अपने सबॉर्डिनेट से, तो अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो कम्युनिकेशन रुकेगा. अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते. जैसे क्लासरूम में होता है ना, टीचर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आंसर्स आते होंगे लेकिन आप बताते नहीं हैं, तो वो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट है. तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन रुक रहा है. दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बैरियर ओनली. देन लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव का मतलब कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता, इंसेंटिव नहीं होता कम्युनिकेशन के लिए, सबॉर्डिनेट इंटरेस्ट भी नहीं लेते. जैसे कि मान लो अगर हम एक छोटी क्लास की बात करें जहाँ पे फर्स्ट सेकंड या नर्सरी क्लासेस की, तो अगर टीचर वहाँ पे चॉकलेट्स या टॉफ़ीज़ बच्चों को दे रहे हैं, दे आर गिविंग आंसर, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है. बट अब क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ चुके होते हैं, बड़े बच्चे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए तो टॉफ़ी या चॉकलेट्स वर्क नहीं करेंगे. बट ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होता है, वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है कि बोनसेस या अगर कम्युनिकेट करने पे कोई आइडिया अच्छा दे रहे हैं जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके बदले में उनको कोई रिवॉर्ड मिले तो शायद वो कम्युनिकेट करें. तो अगर प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम नहीं होगा तो फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि देयर विल बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे हो सकता है, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ सकती है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये भी. क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई जो भी आप कम्युनिकेट करने वाले हैं वो आपको खुद क्लैरिफाई होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. देन ओनली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे. यानी कि जो भी पूरी की पूरी प्रोसेस है, प्रॉब्लम है, आपने उसको स्टडी किया हो, इन डेप्थ एनालाइज किया हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट. अदरवाइज आपका जो कम्युनिकेशन होगा इनफेक्टिव हो जाएगा. यानी एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप एक स्पीच देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना उन फैक्ट्स के बारे में, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि किस चीज़ पे, किस मैटर पे आपको बोलना है. देन कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. साथ ही साथ जो भी रिसीवर है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको कम्युनिकेट करना है. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गए, आपने कुछ भी कम्युनिकेट कर दिया वहाँ पे. आपको कम्युनिकेट भी वही चीज़ें करनी है जो लोग सुनना चाहते हैं. द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसीवर शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू द कम्युनिकेटर. जो रिसीवर है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है वो क्लियर होना चाहिए आपको. भाई अगर आप एक ऐसे एरिया में जा रहे हो, मान लो आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दें किसी ऐसा पर्सन को, द वन हु इज़ इलिटरेट, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करोगे, आप कोई मीन्स यूज़ करोगे जिसके थ्रू आप बताओगे. अगर आप वहाँ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ करोगे तो अगेन वो चीज़ समझ में नहीं आएगी. तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं. साथ ही साथ कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग. दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है, यानी तीसरा जो पॉइंट है ये है कि भाई कम्युनिकेट करने से पहले आपको दूसरों के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए. आपको लोगों से बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मैं कम्युनिकेट करूं या नहीं करूं. इससे क्या होगा, जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो आपको बेटर आइडियाज़ भी मिलेंगे और उसके बेसिस पे ही आप प्लान डेवलप कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है. उसके अलावा जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करके उनसे डिसीजन मेकिंग में मतलब हेल्प लेते हैं तो कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंस इन दैम एज वेल एज उनको मोटिवेट करता है, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू कोऑपरेट विद यू. तो ये पॉइंट है. देन उसके बाद आपका बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन, कंटेंट, मैसेज. सो अगेन द थिंग इज़ दैट कि भाई जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी चीज़ को तो आपको लैंग्वेज क्या है पता होना चाहिए. ऐसा तो नहीं कि इस लैंग्वेज में और दूसरी लैंग्वेज में कोई और उसका मीनिंग बन जाए. तो यहाँ पे ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स. तो ऐसी चीज़ें भी बताएं जो कि हेल्पफुल हों लिसनर्स को. वाइल कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स इट इज़ बेटर टू नो द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द पीपल विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग. तो अगेन ये सेम पॉइंट वैसा ही है जैसे ऊपर था कि जिनके साथ आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उनकी नीड्स आपको पता होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट पता होने चाहिए. देन ओनली आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा. इंश्योर प्रॉपर फीडबैक. सबसे बड़ी चीज़ कम्युनिकेशन की होती है कि फीडबैक. जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा कभी भी ये नहीं माना जाता कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी हुई है. तो आपको कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए फीडबैक भी वो रखना है रेडी. यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप फीडबैक कैसे लेंगे. यहाँ पे देखिए लिखा भी है, आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द मैसेज कन्वेड, द रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन में ऑल्सो बी एनकरेज टू रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन. सो जैसे हम आपसे बोलते हैं कि कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग कि जिससे हमें पता चले कि आपने वीडियो देखा या नहीं देखा. तो उससे हमें भी एक फीडबैक मिलता है. और कई बार आप ऐसा होता है कि आप वीडियोस देखते हैं लेकिन आप फीडबैक नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है और हमें बहुत बुरा भी लगता है. बट अगेन हम फिर भी मोटिवेटेड हैं और आपके लिए लगातार वीडियोज़ बनाते रहते हैं. सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा
कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा, या कैसे हम और चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। सो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा 7th पॉइंट। यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। तो जनरली जो कम्युनिकेशन होता है इज़ नीडेड टू मीट द एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, बट कम्युनिकेशन का एक एम फ्यूचर गोल्स को लेके भी होना चाहिए, कि जहाँ पे एंटरप्राइज फ्यूचर गोल्स की बात करें। फिर फॉलोअप कम्युनिकेशंस भी होते हैं। फॉलोअप कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि रेगुलरली जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कम्युनिकेट किया लोगों के साथ और दोबारा कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो वो फॉलोअप नहीं होगा। फॉलोअप का मतलब होता है कि आपने अगर आज बात करी है, जैसे हमारे पीएम है वो क्या करते हैं, मन की बात करते रहते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फॉलोअप कम्युनिकेशन ओनली, कि एक बार कम्युनिकेट किया फिर कुछ दिन बाद फिर कम्युनिकेट कर लिया, काइंड ऑफ थिंग। तो ये सारी चीज़ें उसी पे बेस्ड है। देन बी अ गुड लिसनर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छे लीडरशिप। जो हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ पढ़ी थी, अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ पढ़ी थी, उसमें भी था कि यू शुड बी अ गुड लिसनर। और ये रियल लाइफ के लिए भी है कि आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर शुड बी अ गुड लिसनर, पेशेंस एंड अटेंटिव लिसनिंग solves half of the problem. Manager should always give indication of their interest in listening to their subordinates. तो हमेशा मैनेजर्स के अंदर पेशेंस होना चाहिए, उनको दूसरों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छे से सुनेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो पहले यहीं सॉल्व हो जाती है। और दूसरी बात ये कि उससे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ दैट देयर इज़ समवन हु इज़ गोइंग टू लिसन टू अस। सो ये इस वीडियो के साथ ही आपका जो चैप्टर है डायरेक्टिंग का वो यहीं पे होता है एंड आई होप कि वीडियो में जो भी पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।